हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा के प्रिपरेशन में हम लोग वीडियो नंबर 7 पे आ चुके हैं। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको आज करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखिएगा, पढ़ के जाइएगा इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इनका है कि एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखिए। तो दो तरह का क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एथिल अल्कोहल से पूछते हैं कि एस्टिक अम्ल से पूछते हैं। तो दोनों के रासायनिक गुण और उपयोग हम एक साथ पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन इनका है कि एथिल अल्कोहल, दो क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल दूसरा क्वेश्चन ये एस्टिक एसिड से पूछते हैं। एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल के रासायनिक गुण एवं उपयोग, एवं उपयोग ये पढ़ना है हमें एथिल अल्कोहल जिसे एथेनॉल बोलते हैं, और दूसरा एस्टिक अम्ल जिसे हम एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, इनके रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में हमें बात करनी है। पहले बात कर लेते हैं एस्टिक एसिड की, फिर बात कर लेते हैं एथिल अल्कोहल की, एथेनॉल की। अब एस्टिक एसिड की जब हम लोग बात करेंगे तो एस्टिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। एस्टिक एसिड का फार्मूला आपका होता है CH3COOH। इससे एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसे। इसके रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें, रासायनिक गुण के बारे में बात करें, रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो यहां पर आप देखें कि अम्ल लग गया है और अम्लों के रासायनिक गुण हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अम्लों के जो रासायनिक गुण है वो यहां पर प्रयोग में आएंगे। अम्लों के रासायनिक गुण में एक गुण होता था उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में आप कहते थे कि अम्ल की क्रिया जब क्षारक से कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, वह गुण यहाँ यूज हो जाएगा। उस गुण का यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। पहला गुण क्षारक के साथ अपक्रिया, क्षारक के साथ अपक्रिया, क्षारक के साथ अपक्रिया। आपको यहां एसिड दिखा तो आपने कहा उदासीनीकरण इसका गुण होगा, तो क्षारक के साथ अपक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। क्षारक के साथ अपक्रिया। अब क्षारक को हमको रटना नहीं है, हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारे पास मेटल होती हैं, सक्रिय धातु होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके ऑक्साइड चाहे ले लो चाहे हाइड्रोक्साइड ले लो, इनके ऑक्साइड ले लो चाहे हाइड्रोक्साइड ले लो, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड सब आपके क्षारक होंगे। जो सक्रिय धातु हैं उनके ऑक्साइड आप ले लेंगे या हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, सब क्षारक हो जाएंगे। तो किसी का भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आप ले लें तो वो क्षारक हो जाएगा किसी सक्रिय धातु का। और इसकी क्रिया हम एथेनोइक अम्ल से करा दें तो एथेनोइक अम्ल आपका रहेगा CH3COOH। मान लीजिए आपने अपनी धातु ली सोडियम, उसका हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो क्षारक बना रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षारक हो गया, क्षारक हो गया। और ये आपका अम्ल है। तो आप ये जाने कि अम्ल और क्षारक रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है, ये रिएक्शन हो जाएगी। लवण क्या बनेगा? लवण होगा कि आप अपने एसिड का आयनाइजेशन कर देंगे। एसिड आपका CH3COOH है, इसका आयनाइजेशन आप देखें यहाँ पर दो मूलक होगा, एक होगा CH3COO- और दूसरा होगा H+। याद रखना एस्टिक एसिड अपने दो मूलकों में टूटेगा, एक मूलक होगा CH3COO- और दूसरा मूलक होगा H+। और जो आपका क्षारक है NaOH, इसके पास भी दो मूलक रहेंगे, एक मूलक है Na+1 और दूसरा मूलक है OH-।
अब होगा क्या, लवण बनाने के लिए क्या होगा, क्षारक का जो ये मेटल होता है धन मूलक, उसको लेते हैं, अम्ल का ऋण मूलक लेते हैं। अम्ल का ऋण मूलक है CH3COO- और क्षारक का धन मूलक है Na+। इनसे अगर हम बनाएंगे तो इनसे लवण बन जाएगा हमारा, तो लवण हमारा बनेगा CH3COONA, जिसे आप कहेंगे सोडियम एसीटेट। नाम इसका हो जाएगा बेटा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और आपका बनेगा जल ही जीवन है, जल आपका बन गया। तो एक रिएक्शन, एक रासायनिक गुण आपने बता दिया कि क्षारक के साथ जब सोडियम एसीटेट की अपक्रिया, जब क्षारक के साथ जब एथनोइक अम्ल की अपक्रिया होगी तो क्षारक, कोई भी आप क्षारक लेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। दूसरा एक गुण होता है इसका एस्टरीकरण। इसका सीधे सीधे टिप्पणी भी पूछ लेते हैं, एस्टरीकरण भी पूछ लेते हैं आपसे, तो इसको याद रखिएगा। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण में क्या होगा कि एसिड जो होगा, जो एल्कोहल से अपक्रिया करेगा तब एस्टर बनता है और जल बनता है। तो एसिड एथनोइक अम्ल जब आपका एल्कोहल से क्रिया करेगा तो एस्टर बनाएगा और जल बनाएगा। यह क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। इसमें क्या होता है कि आपका जो एसिड होता है, अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से रिएक्शन करता है, एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो फिर एस्टर बनाता है और जल बनाता है, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो एस्टरीकरण में आप बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब भी आप एल्कोहल से कराएंगे तो आपका एस्टर बनेगा और जल बनेगा, और यह अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण में हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल में एथनोइक अम्ल है, तो एथनोइक अम्ल हम ले लेते हैं CH3COOH, और एल्कोहल कोई भी ले लेते हैं। तो एल्कोहल में देखें, जनरल फार्मूला एल्कोहल का ROH होता है। R जो होगा ये आपका, R में आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, कार्बनिक ग्रुप, एक कार्बन की चेन ले सकते हैं, 2 कार्बन का चेन ले सकते हैं, 3 कार्बन की चेन ले सकते हैं। तो 1 कार्बन की चेन का मतलब CH3, 2 कार्बन की चेन का मतलब CH3CH2, 3 कार्बन की चेन का मतलब CH3CH2CH2। तो कोई भी आप ले सकते हैं। तो एक आपने एसिड ले लिया, दूसरा आपको एल्कोहल लेना है। तो मान लीजिए 2 कार्बन की एल्कोहल आपको लेना है, तो एल्कोहल में आप OH लगा देंगे, और 2 कार्बन की एल्कोहल आप ले लें जिसे एथेनॉल आप बोल रहे हैं। तो इस एल्कोहल की और एसिड से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से जब क्रिया कराई तो एस्टर बनेगा। एस्टर बनने के लिए क्या होगा कि एल्कोहल का OH और एसिड का H मिलकर जल बना देंगे, और ये दोनों संयुक्त हो जाएंगे। तो इनके संयुक्त होने से आपका एस्टर का निर्माण होगा। आप देखें कैसे बनेगा, CH3COOCH2CH3, इसे एस्टर बोलते हैं, और आपका बना जल। तो दूसरा रासायनिक गुण हो गया इसका एस्टरीकरण का। एस्टरीकरण में आपने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब एल्कोहल से क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है और जल बनाता है। कोई भी आप एल्कोहल की क्रिया इस कार्बोक्सिलिक एसिड एथनोइक अम्ल से आप करा देंगे। तीसरा गुण, तीसरे गुण में आप अम्ल का और भी कोई गुण अगर आपको मालूम है तो उससे भी करा देते हैं। देखिए अम्ल के गुण में आपने कहा था कि एसिड की रिएक्शन जब आप धातु कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उस अम्ल के गुण को यहां उपयोग आप कर सकते हैं क्योंकि यह आपका अम्ल है। तो आप धातु कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब आप इस एसिड से कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो आप एथनोइक एसिड जो है आपका, एथनोइक एसिड, धातु कार्बोनेट, तीसरा धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट,
हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसकी क्रिया कराएं तो रिएक्शन आपको मालूम है। इस गुण को आप लवण अम्ल के गुण में आप जानते हैं, रासायनिक गुण में। धातु कार्बोनेट की कोई भी धातु ले लीजिए, उसका कार्बोनेट बनाइए तो कार्बोनेट मूलक आप जानते ही हैं CO3-2। हाइड्रोजन कार्बोनेट मूलक होता है HCO3-1। धातु कोई भी ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, कोई भी धातु आप ले सकते हैं। इसका कार्बोनेट या इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया आप एथनोइक अम्ल से करा सकते हैं। तो एथनोइक अम्ल आपके पास है CH3COOH। मान लीजिए आपने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले लिया, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आप लेंगे तो MgCO3। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो लवण बनेगा। लवण के लिए आपने कहा था धातु का धन मूलक, एसिड का ऋण मूलक, तो ये बन जाएगा आपका CH3COO2Mg। मैग्नीशियम एसीटेट इसको बोलेंगे, मैग्नीशियम एसीटेट, और आपका जल बनेगा H2O और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इस तरह से तीसरा आपने इनका गुण बता दिया। चौथा गुण आप देखें कि चौथे गुण में याद रखिएगा, आपको यह बताया गया था कि अगर आप रासायनिक गुण में जो आपके पास कार्बनिक यौगिक हैं, आपको यह बताया गया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कहा गया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ऑक्सीकरण होगा, और जब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो आपका अपचयन होगा। ठीक है, तो यहां से इधर अगर आपको मान लीजिए कि एल्केन से एल्कीन बनाना है या एल्काइन बनाना है, या एल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, यहां पर याद रखिए, तो अगर एल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एल्कोहल बनाना है तो इसका आपको अपचयन करना पड़ेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये अस्थायी यौगिक नहीं बनते हैं, तो ये फिर ऑलरेडी या तो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर इधर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एल्कोहल एसिड को हमको पढ़ना है, तो याद रखना अगर एल्कोहल से एसिड आपको बताना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आपको ऑक्सीकरण करना होगा, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको अपचयन करना है तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। अब आपको दो बातें और बताई गई थी, एक ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकारक एजेंट होंगे, तो ऑक्सीकारक एजेंट आपको दो बताए गए थे। एक बताया गया था क्षारीय KMnO4, इसको याद रखिएगा ऑक्सीकरण के लिए जो आपके एजेंट होंगे, तो एक क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपके ऑक्सीकारक एजेंट हैं, इनको याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर है तो एल्कोहल अगर है तो एल्कोहल का अगर आपको ऑक्सीकरण करना है तो ये एजेंट अगर आपके पास है तो ये एजेंट एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब अपचयन के लिए अपचायक एजेंट आपको चाहिए, तो अपचायक जो हो आपके होंगे, इसमें होंगे लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4। ठीक है, ये आपका अपचायक एजेंट होता है। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन एल्कोहल में करना है तो LiAlH4 का उपयोग आप कर सकते हैं। हटाए बेटा इसको। तो इसमें आप देखें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके पास है एसिड, इससे एल्कोहल अगर आपको बनाना है
तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आप ले लेंगे LiAlH4, इससे इसका अपचयन हो जाएगा एल्कोहल में। तो चौथा रासायनिक गुण जो आपका हो जाएगा CH3COOH, इसका अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। और आपने एजेंट यूज किया LiAlH4 और ये एल्कोहल में बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल आपका होगा 2 कार्बन का एल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH और जल आपका निकल जाएगा, जल निकल जाएगा यहां से। तो इस तरह से ये चौथा गुण हो गया एथनोइक अम्ल का। अब इससे ज्यादा आप गुण मत याद रखिएगा, अगर आपके रासायनिक गुण पूछेंगे तो 3-4 गुण आप बता दीजिएगा इनको। दूसरा इनका उपयोग पूछते हैं, तो उपयोग में क्या क्या आप बताएंगे। उपयोग में पहला उपयोग की सिरका का निर्माण आप करते हैं। जनरल चीजें आप इनको बता दीजिएगा कि सिरके के निर्माण में, दूसरा औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, औषधियां बनाते हैं इससे, औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका और भी आप बता सकते हैं कि एस्टर के निर्माण में, एस्टर भी हम लोगों ने देखा कि एस्टर के निर्माण में। तो इस तरह से हम लोगों ने एथनोइक अम्ल की रासायनिक प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, एथनोइक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ लिए और एथनोइक अम्ल के उपयोग हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं एथनॉल का। एथनॉल की बात कर लें। एथनॉल आपका है C2H5OH। एथेनॉल एथिल अल्कोहल इसको बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है बेटा C2H5OH, या इसे CH3CH2OH भी लिखते हैं। ये है आपका एथनॉल। एथनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण की बात हम लोग करें, रासायनिक गुण की बात करें तो पहला रासायनिक गुण है धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया जब एथनॉल की होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे एसिड की क्रिया धातु के साथ होती है, वैसे ही क्रिया एथनॉल करेगा धातु के साथ। तो पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी है धातु के साथ क्रिया, सक्रिय धातु, धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। धातु के साथ इसकी क्रिया कराएं, कोई भी धातु ले लें, मान लीजिए सोडियम धातु ले लिया हम लोगों ने, सोडियम धातु ले लिया और एथनॉल की रिएक्शन करा दी हम लोगों ने। एथनॉल की जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे सोडियम धातु के साथ तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और आपका सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। सोडियम यहां पर आएगा हाइड्रोजन की जगह पर और ये आपका लवण बन जाएगा। ये लवण बन जाएगा, आपका लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो गई। तो पहली रिएक्शन आपने कहा कि आज जब आप क्रिया कराएंगे इसकी सोडियम के साथ, धातु के साथ, तो ये सोडियम का जो लवण बना, ये लवण, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड लवण बना, हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो गई। दूसरा आप देखें, दूसरा इसका जो आपका केमिकल रिएक्शन है, दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी में आपने देखा कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, तो आपका क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। और एसिड का अपचयन करना पड़ेगा, तब आपका एल्कोहल बन जाता है। तो यहां पर अगर आपका एथनॉल है, एल्कोहल है C2H5OH, तो इसका आपको ऑक्सीडेशन अगर कर देना है तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीकारक एजेंट हमने आपको
अपचायक एजेंट बताया था LiAlH4, और अपचायक एजेंट हमने दो बताए थे आपको, एक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय KMnO4। ये जब आप लेंगे तो ये एल्कोहल जो आपका है, एल्कोहल जो आपका है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। जितने कार्बन की एल्कोहल उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसे आप एथेनोइक अम्ल बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल बोलेंगे। ये एथेनोइक अम्ल हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपने इनको बता दी कि जब आप एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण के साथ ही आपका एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं इनका। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको H2SO4 के साथ गर्म कर देते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तब क्या हो जाता है। एक प्रॉपर्टी इसकी निर्जलीकरण की होती है, एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर हम इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दें तो एथेनॉल आपका है C2H5OH, इसे हम लोग गर्म कर दें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दें तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण हो जाएगा तो ये एथीन बना देगा, C2H4 बना देगा और जल मुक्त हो जाएगा। इस सब क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं, इस सब क्रिया को निर्जलीकरण भी कहते हैं, निर्जलीकरण भी कहते हैं। अब इसको देख लीजिए आप, यहां पर होगा कि जैसे ये C एथेनॉल आपका है CC, और यहां पर आपके 3 हाइड्रोजन H H H, यहां पर आपका OH जुड़ा 2 हाइड्रोजन, और इसको जब आप गर्म करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो यहां से ये OH मुक्त होगी और यहां से एक H मुक्त होगा। तो OH अपने साथ माइनस लेके जाएगी और H अपने साथ प्लस लेके जाएगा। तो जब ये प्लस लेके जाए माइनस लेके जाएगी तो यहाँ पे प्लस चार्ज छोड़ के जाएगी, और जब ये प्लस लेके जाएगा तो माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा, और ये माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा H H डबल बॉन्ड C H H। इसी को कहते हैं एथीन, इसको कहते हैं बेटा एथीन। तो ये निर्जलीकरण तीसरी प्रॉपर्टी इसकी हो गई एथेनॉल की। तो इसके रासायनिक गुण में आप 3 प्रॉपर्टी याद रखिए, बहुत है। तो रासायनिक गुण आपने बता दिया कि धातु के साथ आप क्रिया करा देंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। दूसरी आपने बता दिया कि इसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो अगर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। तीसरा आपने कहा कि इसका निर्जलीकरण कर देंगे, निर्जलीकरण किसके साथ करेंगे आप, गर्म कर देंगे किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म कर देंगे तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा, एथीन बन जाएगी। ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी आप एस्टरीकरण का यहां भी उपयोग कर सकते हैं। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ जब करते हैं तो एस्टर बनता है, तो एल्कोहल की क्रिया जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराएंगे तब भी तो एस्टर बनेगा। बात दोनों में आप इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके उपयोग की बात हम लोग कर लेते हैं। उपयोग में हम लोग देखते हैं कि एथेनॉल का उपयोग भी औषधि निर्माण में होता है। उपयोग औषधि निर्माण में पहला उपयोग आप बता देंगे कि औषधि निर्माण में हम लोग, औषधि निर्माण में जितने सिरप होते हैं, सिरप आप बनाए, टिंचर बनाए, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि में भी इसका उपयोग होता है। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, कफ सिरप, टॉनिक आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में इसका उपयोग आप करते हैं, निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। आप कृत्रिम रबड़, पेंट, वार्निश बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कृत्रिम रबड़,
कृत्रिम रबर, पेंट, वार्निश आदि के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। आदि के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं आप। तो इस तरह से हम लोगों ने एथेनॉल की भी रासायनिक प्रॉपर्टी पढ़ ली और एथेनॉल के हम लोगों ने उपयोग पढ़ लिए। तो दोनों याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिसेल क्या है, साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन इनका है मिसेल क्या है, मिसेल क्या है, मिसेल के बारे में पूछा है इन्होंने, मिसेल क्या है। दूसरा है कि साबुन के स्वच्छीकरण में इसकी भूमिका, साबुन के स्वच्छीकरण में इसकी भूमिका, स्वच्छीकरण में भूमिका इसकी, ये आपको बता देनी है। दो क्वेश्चन इनके हैं, एक तो आपको बताना है कि मिसेल क्या है, दूसरा आपको बताना है कि साबुन के स्वच्छीकरण में इसकी भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले आप साबुन जान लें तो मिसेल आप जान लेंगे, ठीक है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप साबुन को बताएंगे, आप बताएंगे साबुन के बारे में कि साबुन के जो अणु होते हैं, साबुन के अणु जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले, यहीं से शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की। आप साबुन के बारे में बताएंगे, आप बताएंगे साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अगर सोडियम लवण मिले तो कपड़ा धोने का साबुन है, अगर पोटेशियम लवण मिले तो सॉफ्ट साबुन, नहाने का साबुन हो गया। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल याद रखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके जो होंगे तो मान लीजिए कि आपका एक पॉम्टिक एसिड, पॉम्टिक अम्ल, पॉम्टिक अम्ल, पॉम्टिक अम्ल जो है इसका फार्मूला होता है C15H31COOH। तो यहां पर देखें कार्बन 15 कार्बन की श्रृंखला है ये, तो लंबी कार्बन श्रृंखला का ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये जो लंबी कार्बन श्रृंखला का 15 कार्बन श्रृंखला का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका नाम है पॉम्टिक एसिड। दूसरा है बेटा ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल का जो फार्मूला है C17H33COOH। तो याद रखना ये पॉम्टिक जो एसिड है ये संतृप्त है, ओलिक एसिड असंतृप्त है, इसमें डबल बॉन्ड भी है। तीसरा आपका है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक अम्ल। तो स्टेरिक अम्ल का जो फार्मूला आपका है वो C17H35COOH। तो तीन एसिड अगर आपको याद है तो जनरल याद है तो इन्हीं तीन एसिड से आप साबुन बना सकते हैं। अब यहां देखें कि हाइड्रोजन हटा के अगर आप सोडियम या पोटेशियम लवण जोड़ देते हैं तो साबुन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पॉम्टिक एसिड में ये H आप पॉम्टिक एसिड आपका है C15H31COOH, ये H हटेगा क्योंकि हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में
H प्लस के साथ निकल जाता है, बाकी जो होता है वो माइनस के साथ बच जाता है। इस H को हटा के इसके साथ अगर सोडियम लवण जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम पॉमिटेट। ये साबुन है, ये साबुन है, क्योंकि सोडियम लवण है ये, तो ये कपड़ा धोने का साबुन है। अगर इसी के साथ पोटेशियम लवण आप जोड़ दें C15H31 COOK, तो यह भी लवण है, पोटेशियम लवण है, यह भी साबुन है, यह नहाने का साबुन है, इसका नाम होगा पोटेशियम पॉमिटेट। पोटेशियम पॉमिटेट। तो इस तरह से आप यहाँ ओलिक एसिड में भी आप कपड़ा धोने का साबुन और नहाने का साबुन बना सकते हैं, स्टेरिक एसिड में भी आप कपड़ा धोने का साबुन और नहाने का साबुन बना सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि साबुन की लंबी श्रृंखला वाले जो ये हैं, इनको अगर हम R मान लें, एल्किल समूह R मान लें, और बाकी जो आपका होगा वो COON होगा, क्योंकि कपड़ा धोने वाले साबुन की बात होगी। तो साबुन के दो पार्ट हो गए, एक तो ये एल्किल समूह हो गया, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हो गई, और ये कार्बोक्सिलिक आयन हो गए, ये आयन के रूप में रहेंगे, कार्बोक्सिलिक आयन हो गए। तो यहां पर देखें ये दो भाग हो गए साबुन के, ये साबुन हो गया, साबुन हो गया, इस साबुन के दो भाग हो गए। अब आगे यही आपको बताना है, इस साबुन के दो भाग हो गए, इस भाग को आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन, यह भाग है आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और यह भाग है आपका कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक आयन। इन दोनों भागों को आप समझ लें तो फिर आगे आपको चीजें समझने में आसानी होंगी। हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है, ये हाइड्रोकार्बन जल विरागी होता है, अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय का मतलब जल में घुलनशील नहीं होता है, इसे जल विरागी कहते हैं, जल विरागी कहते हैं। ये जल में घुलनशील नहीं होता है, जल विरागी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा ये बेटा, इसे जलरागी कहते हैं, जलरागी कहते हैं। इसका मतलब ये जल में घुलनशील होता है, ध्रुवीय होता है। अगली चीज ये ध्यान रखिए, ये ध्रुवीय होता है, जलरागी होता है, जल में घुलनशील होता है। तो दो पार्ट आप साबुन के बता दिए, एक पार्ट हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का होता है, एक बार कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, ध्रुवीय होता है, और हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय होता है, जल विरागी होता है। ये हाइड्रोकार्बन जल में घुलनशील नहीं होता, लेकिन तेल में घुलनशील होता है, तैलीय पदार्थ में घुलनशील होता है, तैलीय पदार्थ में घुलनशील होता है। अब आगे हम लोग यह बताएंगे उनको कि तैलीय पदार्थ में घुलनशील होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है। तो इसको लिखने के बाद अब आगे हम लोग इनको आगे की चीजें बताएंगे। हम लोगों ने इनको साबुन के बारे में बता दिया कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। और कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल आपने लिया, तो हमने आपको बताया कि पॉम्टिक अम्ल ले सकते हैं, स्टेरिक अम्ल ले सकते हैं, ओलिक अम्ल ले सकते हैं, याद रखिएगा। अब उसमें जो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला थी, इसे R लिख लिया हमने, ठीक है, एल्किल समूह। और दूसरा आपने कार्बोक्सिलिक आयन के रूप में लिखा COONA। तो ये कार्बोक्सिलिक आयन जल रागी होता है, ध्रुवीय होता है, जल में घुलनशील होता है। और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है ये जल विरागी होती है, अध्रुवीय होती है, तैलीय पदार्थों में घुलनशील होती है। अब दो फिगर मैं आपको बना रहा हूं, इन्हीं दो फिगर से हम लोग मिसेल समझा देंगे इसके नीचे, और हम लोग स्वच्छीकरण भी समझा देंगे। एक फिगर आपका है कि जल में जब होता है, जल में जब आप साबुन को घोलते हैं, तो ये मान लीजिए आपका जल है, जल है, तो जल में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा वो घुलनशील होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोगों ने ये दिखा दिया, ये कार्बोक्सिलिक
आयन जो है वो है कार्बोक्सिलिक आयन है, और ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है जो जल की सतह के ऊपर रहेगी। ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो जल की सतह पर ऊपर रहेगी। तो जल की सतह में आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक आयन जो होगा वो जल में घुला रहेगा, जबकि हाइड्रोकार्बन जो होगा वह सतह से बाहर होगा। हाइड्रोकार्बन सतह से बाहर होगा। हाइड्रोकार्बन सतह से बाहर होगा। तो यहां पर आप बता भी दीजिएगा इनको कि ये जल है और ये कार्बोक्सिलिक आयन है। कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक आयन है, और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। एक फिगर आप ये बता दीजिएगा तुरंत नीचे उसी के। एक फिगर ये है कि जल में जब हम साबुन को घोलते हैं तो साबुन का जो ध्रुवीय पार्ट होता है कार्बोक्सिलिक आयन का वो जल में घुल जाता है। जो अध्रुवीय पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का वो जल की सतह के ऊपर रह जाता है, घुलता नहीं है। दूसरा आप बताएंगे कि जब आपके पास कोई तैलीय मैल है, ये मान लीजिए तैलीय मैल है, तैलीय मैल है। अब तैलीय मैल में आपको हमने बताया था कि तेल या वसा में तैलीय चीजों में हाइड्रोकार्बन घुलता है, उसमें कार्बोक्सिलिक आयन नहीं घुलता है। तो इसके साथ हाइड्रोकार्बन घुलेगा, इसके साथ हाइड्रोकार्बन घुलेगा, और दूसरी जो इसकी सतह है कार्बोक्सिलिक आयन की वो दूसरी तरफ होगी। तो ये तैलीय मैल जो होगी उस तैलीय मैल के साथ घुलेगा आपका हाइड्रोकार्बन, और दूसरी सतह जो कार्बोक्सिलिक आयन की होगी वो बाहर होगी। दूसरी सतह कार्बोक्सिलिक आयन की बाहर होगी। यही विशेष व्यवस्था जो होगी, यही विशेष व्यवस्था मिसेल कहलाती है। यही विशेष व्यवस्था मिसेल कहलाती है। ये विशेष व्यवस्था जो होगी, यही विशेष व्यवस्था मिसेल कहलाती है। यहां पर आप देखें तैलीय मैल जो होगा ये हाइड्रोकार्बन और ये कार्बोक्सिलिक आयन, यह विशेष व्यवस्था जो होगी यही विशेष व्यवस्था कहलाती है मिसेल। यह विशेष व्यवस्था मिसेल कहलाती है। तो दोनों फिगर आप बना दीजिएगा, और दोनों फिगर हमने आपको समझा दिया। उसके नीचे आप दोनों फिगर बना देंगे और दोनों फिगर के बारे में लिख के स्वच्छीकरण बता देंगे और मिसेल बता देंगे। ये बता देंगे कि ये विशेष व्यवस्था जो है वो मिसेल है। मिटा देते हैं बेटा, और नीचे लिखते हैं इन्हीं बात चीजों को, इन्हीं चीजों को नीचे लिख के हम लोग इनको समझा देंगे। हम लोग कहेंगे कि जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है, या फिगर में हमने दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल विशेष व्यवस्था में मिसेल की बात करेंगे। आप करेंगे कि जल के अंदर अणुओं की, इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। इन अणुओं की विशेष व्यवस्था मिसेल कहलाती है। मिसेल कहलाती है जिसमें जल विरागी पूंछ अणुगुच्छ के आंतरिक हिस्से में होती है। अणुगुच्छ एक बन रहा था, अणुगुच्छ के आंतरिक हिस्से में होती है,
आंतरिक हिस्से में होती है और आयनिक सिरा अणुगुच्छ की सतह पर होता है और आयनिक सिरा अणुगुच्छ की सतह पर होता है ठीक है। ये तो आपने मिसेल और मिसेल की व्यवस्था को आपने समझा दिया। अब आप बता देंगे कि तैलीय मैल जो होगा वो मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाएंगे, जिससे आसानी से उसे हटाया जा सकता है। तो आप स्वच्छीकरण की बात बता देंगे, ठीक है। अब आप दूसरा साबुन के स्वच्छीकरण में मिसेल की भूमिका, तो आप बताएंगे, दूसरे का आंसर नीचे से आप लिखेंगे कि तैलीय अणु या मैल, तैलीय अणु जिसे आप मैल कहते हैं, वो मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं, मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है, आसानी से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने मिसेल को बता दिया इनको, और साबुन के स्वच्छीकरण में मिसेल की भूमिका को बता दिया आपने। तो आपको मैंने बताया कि पहले आप साबुन की परिभाषा बता देंगे, कि आप बताएंगे कि साबुन के अणु जो होते हैं ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बेटा सोडियम लवण जो होगा वो कठोर साबुन बनाएगा, कपड़ा धोने का साबुन बनाएगा, और जो पोटेशियम लवण होगा वो सॉफ्ट साबुन बनाएगा, नहाने का साबुन बनाएगा। और मैंने एसिड 3 आपको बता दिए कि अगर आपको एसिड लेना है तो 3 एसिड ले लीजिए, ओलिक एसिड, पॉम्प्टिक एसिड और स्टेरिक एसिड। फार्मूले हमने बता दिए। जनरल हमने बताया कि साबुन के 2 भाग होते हैं। एक भाग जो होता है वो होता है R, ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है कि C15 S31 C17 S33 या C17 S35, इस तरह की श्रृंखला थी। दूसरा जो कार्बोक्सिलिक आयन का होता है COO, यानी कार्बोक्सिलिक आयन का होता है। आपने कहा कि ये जो होता है ये जल विरागी होता है, अध्रुवीय होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। ये जो आपका होगा वो जलरागी होगा, जल में घुलनशील होगा, ध्रुवीय होगा। ये तैलीय चीजों में घुलनशील होता है, तैलीय चीजों में घुलनशील होगा, मतलब मैल के साथ घुल जाएगा ये, ठीक है, तैलीय मैल के साथ घुल जाएगा। और ये जो होगा, नहीं सॉरी, ये जल में घुलनशील होता है, ध्रुवीय होता है। और ये जल विरागी होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है, ये तैलीय चीजों के साथ घुलनशील होगा। जब मैल आएगी तो मैल के साथ एक विशेष व्यवस्था हो जाएगी, ये हाइड्रोकार्बन का सिरा उससे चिपक जाएगा और कार्बोक्सिलिक आयन का सिरा ऊपर हो जाएगा, तो एक गुच्छ बन जाएगा, जिसे आप पुच्छ गुच्छ कहते थे, अणुगुच्छ कहते थे। यही अणुगुच्छ की जो विशेष व्यवस्था बनती है इसी को मिसेल कहते हैं। और मिसेल के केंद्र में हमने आपको दिखाया था कि जो तैलीय मैल थी वो फंस गई थी, तो मिसेल के केंद्र में तैलीय मैल फंस जाती है, जिससे उसे आसानी से मिसेल हटा देता है और कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छीकरण की ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन इनका है कि ऑक्सीकारक क्या होता है। क्वेश्चन है इनका, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है। तो ऑक्सीकारक के बारे में आप बताएंगे कि कुछ विशेष यौगिक या पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जिन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। तो सीधे सीधे आप लिख देंगे कि कुछ विशेष पदार्थ होते हैं या ये पदार्थ होते हैं, कुछ विशेष पदार्थ या यौगिक होते हैं। आंसर इसका सीधे सीधे आप लिख देंगे, कुछ विशेष पदार्थों में
विशेष पदार्थों में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, क्षमता होती है जिन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे याद करें, हमने ऑक्सीडेशन में दो पदार्थों को आपको बताया था, एक क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तो आप बता दिया आपने कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन का है, कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन पर्यावरण प्रदूषक होते हैं क्यों? इनका क्वेश्चन है, कोयले या पेट्रोलियम जैसे ईंधन पर्यावरण प्रदूषक होते हैं क्यों? इनका क्वेश्चन है, कोयले या पेट्रोलियम जैसे ईंधन पर्यावरण प्रदूषक होते हैं क्यों? पर्यावरण प्रदूषक हैं क्यों? प्रदूषक हैं क्यों? तो इसके आंसर में आप बताएंगे कि कोयला या पेट्रोलियम का ईंधन जब जलता है, जब इसका दहन होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के कुछ ऑक्साइड बनते हैं जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, जिसके कारण इन्हें प्रदूषक कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं। सीधा सीधा आंसर आप लिख देंगे कि कोयले या पेट्रोलियम ईंधन के दहन से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, अतः कुछ भी आप लिख सकते हैं, अतः कोयले या पेट्रोलियम के ईंधन पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। अतः कोयले या पेट्रोलियम के ईंधन पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया इनका। अब अगला क्वेश्चन है इनका कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन इनका है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। क्वेश्चन इनका है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। क्वेश्चन इनका है, हाइड्रोजनीकरण क्या है,
हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग आपसे पूछा जा रहा है। औद्योगिक अनुप्रयोग आपसे पूछा जा रहा है। औद्योगिक अनुप्रयोग आपसे पूछा जा रहा है, क्या है ये पूछा जा रहा है। तो पहला आप इनका आंसर देंगे हाइड्रोजनीकरण का। तो हाइड्रोजनीकरण के आंसर में जब आप देंगे, पहला आंसर इनका जब लिखना चालू करेंगे, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अब ये याद रखना कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पदार्थ होते हैं उनसे जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के जुड़ने से संतृप्त हाइड्रोजन के प्राप्त होने की जो क्रिया है इसी को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो सीधे आप लिख देंगे, आप लिखेंगे कि प्लेटिनम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करती है। संयुक्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करती है, जिससे हाइड्रोजनीकरण या संकलन क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका आप दिखा दीजिएगा। एग्जाम्पल में आप कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, इससे आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। निकेल या प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो आप निकेल की उपस्थिति में जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगी और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा आर सी, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इन जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो गया, जिस क्रिया को आपने कहा हाइड्रोजनीकरण। अब पहले प्रश्न का आंसर आपने इनके दे दिया कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। दूसरा औद्योगिक अनुप्रयोग। औद्योगिक अनुप्रयोग में आप देखें कि वनस्पति तेल और वनस्पति घी, दो चीजें याद रखें कि वनस्पति तेल होता है और वनस्पति घी होता है। वनस्पति तेल जो होता है ये असंतृप्त होता है, वनस्पति तेल असंतृप्त होता है। असंतृप्त वसीय अम्ल इसमें पाए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और जो संतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन होगा जिसे आप वनस्पति घी कहते हैं, तो वनस्पति घी में संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसके उपयोग में आप बताएंगे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का जो निर्माण होता है वह इस हाइड्रोजनीकरण से होता है। और वनस्पति तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जबकि वनस्पति घी में
संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसके औद्योगिक अनुप्रयोग में नीचे आप लिखेंगे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण आप हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो वनस्पति तेल से आप वनस्पति घी का निर्माण आप हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर आपका ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लंबा हाइड्रोकार्बन है, ये मान लीजिए आपका वनस्पति तेल है, इसमें आप हाइड्रोजनीकरण इसका आप कर दे रहे हो प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो अब की बार ये असंतृप्तता इसकी खत्म हो जाएगी और ये C सिंगल बॉन्ड C, 2 R थे, एक H आपसे जुड़ जाएगा, ये संतृप्त हो गया आपका। ठीक है, ये संतृप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आज कहीं भी आप जोड़ सकते हैं RH। तो ये इसका आपने इनका औद्योगिक अनुप्रयोग भी आपने इनको बता दिया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। अंशाल में पूछा गया था क्वेश्चन, अंशाल में कभी कभी पूछ लेते हैं क्या होता है जब। क्या होता है जब का जो क्वेश्चन है, इस क्या होता है जब के क्वेश्चन में वहां देखो वो होगा कुछ, मेरा एक अंशाल पेपर अंशाल पेपर वहां देखो विज्ञान और हाँ थोड़ा सा काटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है जब, काटना नहीं पड़ेगा। क्या होता है जब में कभी क्वेश्चन ये पूछेंगे, जैसे इनका क्वेश्चन है क्या होता है जब, इसमें 4 इन्होंने रिएक्शन बताई हैं, 4 चीजें इन्होंने बताई हैं। क्वेश्चन इनका है, पहला क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन कहा क्या होता है जब, क्या होता है जबकि, क्या होता है जबकि और ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कि केवल अभिक्रिया लिखिए। पहला सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो यहां पर देखें ये अभिक्रिया हम लोग पढ़ के आए अभी, सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट आप बनाइए, सोडियम मूलक होता है Na+1, अब कार्बोनेट मूलक होता है CO3-2, तो सोडियम कार्बोनेट आपका हो गया Na2CO3 और एसिटिक अम्ल आप जान ही रहे हैं CH3COOH। अभी हमने आपको पढ़ाया था एसिटिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टी में कि जब धातु कार्बोनेट या धातु के बाई कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से क्रिया करेंगे, तो अम्ल से जब भी क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लवण बनाने के लिए सोडियम मूलक आप ले लेंगे, धातु मूलक, और इसका ऋण मूलक CH3COO, तो CH3COO यानी सोडियम एसिटेट, जल बनेगा, जल ही जीवन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। आपने अब क्रिया लिख दी। दूसरा इन्होंने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है, एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है। रिएक्शन लिखनी है आपको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते ही हैं NaOH और एसिटिक अम्ल है आपका CH3COOH। याद करो ये क्षारक है और ये अम्ल है, उदासीनीकरण में हमने बताया था लवण और जल बन जाएगा। लवण बनाओगे आपका CH3CO यानी
और जल ही जीवन है H2O। तीसरी रिएक्शन इन्होंने बताई, तीसरा इन्होंने कहा कि सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है तो हमने कहा था हाइड्रोजन मुक्त होगी। सोडियम की रिएक्शन, तीसरा इन्होंने कहा सोडियम एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमने आपको बताया था कि सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। चौथा इन्होंने कहा कि एस्टिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल अपक्रिया करता है। आप एस्टर वाला जानिए, एस्टिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल, अम्ल और अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल जब भी रिएक्शन करेंगे एस्टर बनेगा, यह रिएक्शन एस्टरीकरण कहलाएगी। इन्होंने एस्टिक अम्ल की बात की CH3COOH और एथिल अल्कोहल OH CH2CH3। मैंने ऐसे ही दिखाया था आपको, हमने कहा था कि ये एक साथ मिल जाएंगे और बाकी सब जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 COO CH2CH3 एस्टर बन गया बेटा आपका, इसे एस्टर बोलते हैं और जल ही जीवन है। ये भी रिएक्शन आपने लिख दिया। पांचवा रिएक्शन इन्होंने कहा एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। अब आप देखें, इन्होंने एथिल अल्कोहल को CH3 CH2OH को इन्होंने गर्म किया है 443 केल्विन पर और H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इन्होंने गर्म किया इसको। तो निर्जलीकरण याद करो, निर्जलीकरण मैंने आपको पढ़ाया था, निर्जलीकरण जल मुक्त हो जाएगा, जल यहां से निकल जाएगा और एथीन बन जाएगा, एथीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बन जाएगा। तो इस तरह से भी रिएक्शन अगर आएगी आपको, तो आपको हमने अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ाए हैं, धातुओं के रासायनिक गुण की बात कर ली गई है और आपको दहन पढ़ाया गया है, ऑक्सीकरण पढ़ाया गया है, संकलन पढ़ाया गया है। तो ये रिएक्शन अगर आपको याद है तो इस तरह की रिएक्शन भी आप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बंद कर दो बाबू।